नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हनी ट्रैप मामले में एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एटीएस के इस वक्त की बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रैप मामले में सेना का एक जवान गिरफ्तार। आईबी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार एटीएस के इस वक्त की बड़ी कार्रवाई। जवान पाकिस्तानी महिला को जानकारी देता था और सेना से जुड़ी अहम जानकारी जवान पाकिस्तानी महिला से साझा करता था। पाकिस्तानी महिला ने झूठ बोलकर जवान को फंसाया। ये कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। जमीन पर फील्ड फॉर्मेशन साझा कर रहा था जवान। गिरफ्तार जवान ने अपना गुनाह हालांकि कबूल कर लिया है। एटीएस ने सेना के अधिकारियों को इसकी सूचना दी है और आरोपी जवान के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हनी ट्रैप मामले में एक सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया है। जमीन पर फील्ड फॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी महिला से जवान साझा करता था। बिहार एटीएस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिहार एटीएस ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान का नाम जो है गणेश प्रसाद बताया जा रहा है। यह जवान नालंदा का रहने वाला है, अस्थामा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक गणेश जो है वो लगातार सेना से जुड़े हुए अहम जानकारी जो है वो पाकिस्तान में बैठी एक महिला को साझा कर रहा था, उसे वो मुहैया करा रहा था। और इसी बात की जानकारी जो है आर्मी इंटेलिजेंस को हुई और आर्मी इंटेलिजेंस ने जो है इस जानकारी को एटीएस से साझा किया, बिहार एटीएस से साझा किया, जिसके बाद बिहार एटीएस ने पूरे तौर पे जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए, गणेश की गिरफ्तारी के लिए जो है फील्डिंग किया। और फील्डिंग करने के बाद गणेश की गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित कर लिया है एटीएस बिहार ने। और फिलहाल गणेश को खगौल थाना में यहाँ रखा गया है, उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान गणेश जो है आरोपी जवान, जिसके ऊपर आर्मी का जो अहम दस्तावेज है वो पाकिस्तान में बैठी एक महिला को मुहैया कराने का जो आरोप है, उसने अपने गुनाह को कबूल किया है। कहा यह भी जा रहा है कि सेना के कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स, कई पिक्चर्स जो हैं वो गणेश ने पाकिस्तान में बैठी अपने जो महिला थी जिसके संपर्क में वो लगातार था, उसे वो मुहैया करा रहा था। ये भी जानकारी मिली है कि गणेश जो है पुणे में पदस्थापित है और लगातार वहाँ से जो ग्राउंड से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो मुहैया करा रहा था पाकिस्तान में बैठी महिला को। और इसी कारण से इसकी सूचना जैसे ही आर्मी इंटेलिजेंस को हुई, आईबी को हुई, तो इसकी जानकारी बिहार एटीएस को साझा किया गया और उसी इनपुट के आधार पर बिहार एटीएस ने गणेश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गणेश से पूछताछ की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से, जहां दानापुर में बम विस्फोट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दानापुर में बम विस्फोट में 2 लोग जख्मी हो गए। जनकधारी स्कूल के पास ये बम विस्फोट हुआ और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दानापुर से एक बड़ी खबर, जहां पर जनकधारी स्कूल के पास बम विस्फोट हुआ जिसमें 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो दानापुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनकधारी स्कूल के पास बम विस्फोट हुआ और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर वो बम किसने लगाया था और इसके पीछे क्या कुछ अहम साजिश थी। इस पूरे एंगल को पुलिस जांच के दायरे में रख रही है और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और दानापुर से हमारे सहयोगी अमरजीत फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अभी एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा पहुंचे हैं मौके पर और मामले की जांच कर रहे हैं। और इसमें जो है एक ही बम ब्लास्ट हुआ है और इससे जो है 2 घरों को नुकसान हुआ है, जिसमें से जो है कई एक लोग घायल हुए, जिससे 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है। एक अब्दुल्ला है जिसका कान का पूरा चदरा फट गया है और एक ज्यादा खातून है जो बगल में चाय पीने के लिए घर में आई थी, लेकिन जो है जो बम ब्लास्ट हुआ उससे जो है वो घायल हुई है। और भी जो है कई एक लोग घायल हैं। ये जो घटना हुई है वो सुल्तानपुर का ये बताया जाता है, जो कि मुस्लिम मोहल्ला है, उसी में जो है ये बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जो 2 लोग घायल हुए हैं। उन्हें जो है प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल दानापुर लाया गया। उसके बाद जो है वहां से गंभीर घायल को जो है पीएमसीएच भेजा गया है इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। फिलहाल जो है
पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाई है, वो जांच कर रही है और जो है इसमें अभी तक है ये पता नहीं चला है कि किस तरफ से जो है बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि जो मोहम्मद ओन है उसके घर में ये ब्लास्ट हुआ है और उसकी पत्नी भी घायल हुई है और साथ ही जो है बगल के जो है भी घायल हुए हैं, जिसमें जो है एक जो है मोहम्मद सफीक है, उसका पुत्र शाहिद है, अब्दुल्ला है, उसकी पत्नी आयशा है और माँ सफदरीना खातून ये घायल हुई है। और जबकि जो है तौसिक नाम के एक व्यक्ति का जो घर है उसमें जो है उसकी माँ आयशा जो है भी जो है घायल हुई है। चलिए अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर पूर्णिया से, जहां के पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में सरसी थाने में आशीष सिंह समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आवेदन में मंत्री लेसी सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सरसी थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक के सामने पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिंटू सिंह वर्तमान जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह के पति थे। एफआईआर में नामजद भी अभी बने हैं और अज्ञात भी हैं, उन्हीं की छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा है। एफएसएल की टीम आई है, अभी वही घटनास्थल पर जो भी संभावित एविडेंस हो सकते हैं उसी को कलेक्ट करने में हम लोग लगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई। नेम्ड 2 हैं, 2 अज्ञात। कौन कौन है? नाम अनुसंधान के क्रम में बताना ठीक नहीं हुआ, बाकी एफआईआर में है। यहाँ तो बाकी तो आप लोग भी समझते हैं, अब वो तो जांच का बिंदु है, जांच हो रही है। वहीं रिंटू सिंह हत्याकांड में नाम आने पर मंत्री लेसी सिंह ने दुख जताया है। आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। कि हम तो स्तब्ध रह गए कि जो दिया गया है एफआईआर में मेरे बारे में कि अभी तो 1 साल चुनाव हुआ, 4 वर्ष बाकी है कि 4 वर्ष में चुनाव लड़ेंगे, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, इसीलिए इस तरह का मेरे द्वारा करवाया गया साजिश ये है। ये सुन के तो हम स्तब्ध रह गए। उसके बाद ये तो सरासर मेरा नाम घसीटा गया है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए कि प्रतिष्ठा गिरे समाज में। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अपराध से जुड़े मामलों की सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है, पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेवजह में मिलेंगे। ये स्थिति बनी। वहीं पलटवार करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी बोलते रहेंगे और सरकार काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। को आरोप लगाना है, पुलिस के पास साक्ष्य अगर है उनके पास तो वो पुलिस को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कोई भी क्राइम अगर होता है तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है ना, उसमें सरकार का कहां हस्तक्षेप है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 16 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, कभी उन्होंने पुलिस प्रशासन के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। एक उदाहरण नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता था, तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है। जबकि परिस्थिति एकदम विपरीत है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्वच्छ प्रशासन दिया है।
और अगली खबर मधुबनी से, जहां 9 नवंबर से लापता आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा का शव बरामद किया गया है। वे सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता भी करते थे। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि बुद्धिनाथ ने बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कुछ अहम जानकारियां जुटाई थी और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसकी वजह से साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। उधर बेनीपट्टी पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। और मधुबनी के बेनीपट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है और वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी में एक युवा आरटीआई एक्टिविस्ट की नृशंस तरीके से हत्या के बाद यहाँ बेनीपट्टी में काफ़ी तनाव भरा माहौल है। ये अभी मैं यहाँ बेनीपट्टी में जो मुख्य चौराहा जो यहाँ लोहिया चौक है वहाँ पर हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोगों में कितना आक्रोश है। लोग यहाँ जो ये लोहिया चौराहा है उसको चारों तरफ से घेर कर अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और ये जो बुद्धिनाथ झा या उर्फ जो अविनाश झा हैं उनकी जो बॉडी है वो यहाँ बताया जा रहा है कि 11 तारीख को जो बेनीपट्टी से जो बसेट की तरफ जो जाते हैं वहाँ जो सड़क किनारे मिली थी और बॉडी जो सो अर्धजली हालत में उनका सब मिला था। उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है। यहाँ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बेनीपट्टी प्रशासन जो है, जो यहाँ जो बेनीपट्टी के एसडीओ हैं या जो पुलिस है बेनीपट्टी की, वो लोगों को समझाकर हालात को काबू में करने की कोशिश में सभी अधिकारी यहाँ जुटे हुए हैं। और बेनीपट्टी में अभी हाल में ही यहाँ पंचायत चुनाव भी है। ऐसे में यहाँ पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी एक बड़ी चुनौती है और लोग चाहते हैं कि इसके जो विभत्स कांड है इसके पीछे कौन है और क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी वजह क्या है, इसको लेकर लोग जल्द खुलासा चाहते हैं और इसी कारण से यहाँ लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और देखिए, मधेपुरा जिला के बिहारीगंज मुख्य बाजार के दवा व्यवसायी पर जानलेवा हमले को लेकर कारोबारी 3 दिनों से बाजार में धरना दे रहे हैं। वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। बीते 1 नवंबर को बिहारीगंज बाजार में एक मेडिकल व्यवसायी को गोली मारी गई थी, जिसके बाद से बिहारीगंज के व्यापारी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। हम ये जो जगह है ये बिहारीगंज बाजार का मुख्य चौराहा है, जहाँ पे बीते 3 दिनों से जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ पे धरना पे डटे हुए हैं और 2 दिन तक बाजार बंद भी रहा है और आज भी आंशिक रूप से बाजार बंद है। 16-17 दिन हो चुके हैं और कल यहाँ पे मतदान होना है और 16-17 दिन में पुलिस जो है वो अपराधी का पता नहीं लगा पाती है। हमारी इस संबंध में एसपी से भी बात हुई, उन्होंने भी पंचायत चुनाव का हवाला दिया और अभी एसडीपीओ भी यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन मीडिया कर्मियों को देखते हुए अपनी गाड़ी को यहाँ से लौटा लिए। तो जो स्थिति है पुलिस का अपराध पर नियंत्रण को लेकर वो समझ से परे है। मध्यप्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। और अगली खबर सहरसा से, जहां छठ महापर्व के मौके पर ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के सिहौल गांव के वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। दरअसल छठ पर्व के मौके पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान रात भर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा और लोग इसका आनंद उठाते रहे। इस दौरान एक युवक स्टेज के आगे पिस्टल से फायरिंग कर रहा था, मानो उससे पुलिस का कोई डर नहीं है। युवक की एक गलती की वजह से किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन युवक इस बात से अनजान बना रहा। वीडियो वायरल होने के बाद बेहरा थाना की पुलिस युवक को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की फांसी से लटकाकर हत्या कर दी है। मामला अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया थाना क्षेत्र के मोरमार गांव का है, जहां नक्सलियों ने सरजू सिंह भोक्ता के घर को बम से उड़ा दिया और उनके दोनों बेटे
सत्येंद्र सिंह भोक्ता, महेंद्र सिंह भोक्ता, उनकी पत्नी और एक अन्य महिला को घर के बाहर फांसी पर लटका दिया। नक्सलियों ने घर के बाहर पर्चा चिपकाते हुए लिखा है कि इस परिवार के लोगों ने साजिश के तहत उनके 4 साथियों को जहर खिलाकर मरवाया था। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि उनके साथी एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे। आपको बता दें कि पिछले साल पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे। नक्सलियों ने सरयू सिंह भोक्ता के परिवार पर मुखबिरी का आरोप लगाया था। नक्सलियों ने परिवार पर विश्वासघात करते हुए 4 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। नक्सलियों ने लिखा कि उन्होंने अपने साथियों की शहादत का बदला लिया है। गांव में 4 लोगों की हत्या के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और अब इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपसे रूबरू करते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं कोरोना काल में रोजी रोटी छीन जाने के बावजूद जमुई के धर्मेंद्र कुमार रावत ने चुनौतियों से हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार की छोटी सी शुरुआत को बुलंदियों पर पहुंचाया। मेहनत के धागे से उधरी हुई किस्मत की सुलाई तुरपाई कर रहे ये हैं जमुई के धर्मेंद्र कुमार रावत। अपने कुछ साथियों को साथ लेकर धर्मेंद्र कुमार आज खुद के अपने हाथों से लिख रहे हैं निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा। कभी घर और अपनों से दूर रहकर आजीविका कमाने को मजबूर धर्मेंद्र कुमार आज शान से रेडीमेड गारमेंट्स का अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, जहां कई तरह के गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। हम लोग अभी ट्राउजर बना रहे हैं, हाफ पैंट बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं। अब ठंडी का मौसम आया, ट्रैक सूट बनाएंगे। धर्मेंद्र कुमार का ये स्टार्टअप आपदा में अवसर की सच्ची और सुखद तस्वीर बनकर सामने आया, जब मुश्किल हालात ने धर्मेंद्र और उनके साथियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया था। लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी और कुछ कर दिखाने की ठानी। पहले हम लोग बाहर में काम करते थे, दिल्ली में, और फिर ये सारा कारीगर हम लोग अगल बगल गांव का ही हैं। अचानक लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग बेबस हुए काम करने से। फिर हम लोग एक साथ होकर घर आए। घर आने के बाद लगभग महीना 2 महीना के बाद हम लोग अपना योजना बनाए कि हम लोग अब बाहर ना जाएं, अपने घर पे ही काम करें। रोजगार छिनने की वजह से आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में धर्मेंद्र कुमार के लिए स्वरोजगार की शुरुआत किसी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए। इधर उधर से कुछ पैसा भी व्यवस्था किए, फिर मशीन लाए। शुरुआती 2 या 3 मशीन लाए थे। फिर धीरे धीरे और कारीगर आगे पीछे करके हम लोग आए। 2 पहले आए, फिर 2 बाद में आए। ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे मशीन बढ़ाते ये आज 6-7 कारीगर हमारे पास है। धर्मेंद्र कुमार ने कपड़ों की क्वालिटी से लेकर उसकी मजबूत सिलाई और बेहतरीन पैकिंग का पूरा ध्यान दिया और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। कच्चा माल हम लोग अभी तो कलकत्ता से मंगा रहे हैं। फायदा की बात है तो कारीगर वगैरह का खर्चा दे वगैरह करके मोटा मोटी 5 रुपये 6 रुपये पीस हमको बचना है, और सारा कारीगर मिला के लगभग 100-150 पीस का प्रोडक्शन है। दिल्ली में कमा रहे थे 17,000-18,000 तक का हम लोग वहाँ कमाई कर लेते थे। मोटा मोटी उतना पैसा यहाँ भी कमा लेते हैं। अभी जो माल बन रहा है सर हमारे यहाँ, वो बस जमुई जिला, मानिए जमुई जिला ही सप्लाई है। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि साथियों की रोजी छिनने का दर्द महसूस करने वाले धर्मेंद्र कुमार ने अपना जो स्टार्टअप शुरू किया, उससे आज कई परिवार पल रहे हैं। काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर झेलना अब संभव नहीं है। हम लोग यहीं जो रोजगार किए, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम नहीं, मेरा पूरा कारीगर खुश है। मजबूत इरादों, सोच और मेहनत से निराशा के अंधेरों को चीरकर नया रोशन सवेरा लाने वाले धर्मेंद्र कुमार को हम करते हैं सलाम। और देखिए, कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है।
देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल आंदोलन ने भारत में गौवंश को लगातार समृद्ध किया और ग्रामीण भारत की आर्थिक हालत सुधारने की दिशा में सकारात्मक काम किया। अमूल के सहकारी दूध आंदोलन की वजह से देश के गांवों में सामूहिक रोजगार के अवसर पैदा हुए और रोजगार के लिए पलायन की रफ्तार कम करने में मदद मिली। भारत गांवों का देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इस मान्यता को और मजबूती के साथ दुनिया भर में स्थापित करने में अमूल की महत्वपूर्ण भूमिका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।